हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं घर्षण के दूसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे की क्लास में हम लोगों ने घर्षण को समझा था, उसके प्रकार को समझा था, साथ ही साथ घर्षण के नियम को देखा था। आज के इस क्लास में हम लोग घर्षण से क्या लाभ होती है, क्या हानियाँ होती है और उसको घर्षण को किस तरह से कम किया जा सकता है और घर्षण को किस तरह से ज़्यादा किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे क्योंकि इससे संबंधित भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, पीछे के क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि घर्षण जो होता है वो दो सतहों के बीच में लगने वाला एक अपोजिटिंग फोर्स है। मतलब क्या कि आप सिंपल वे में क्या कहते हो कि सर मान लीजिए कि आपका ये कोई एक सरफेस है और इस सरफेस का आप नाम क्या दे रहे हो कि सर ये मेरा ए और बी सरफेस है। इस पे आप जब चलते हैं तो जब आप आगे की ओर चलते हैं तो ये सतह आपको पीछे की ओर धकेलता है और ये जो धकेलने वाला बल है इसी को आप लोग क्या कहते हो सर कि घर्षण बल कहते हो। कौन सा बल कहते हो सर? घर्षण बल कहते हो, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हो। दोस्तों, आपने ये भी देखा था कि घर्षण बल जो है वो सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? तो सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। अच्छा, प्रकृति यहाँ पे क्या होता है? नेचर यहाँ पे क्या होता है? तो सिंपल सा कि वो सतह आपका ज़्यादा रुखरा वाला है या फिर चिकना वाला है, इस बात पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक खास बात आप ध्यान में रखेंगे कि घर्षण बल सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। घर्षण बल सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति बोले तो अब वो सतह रुखरा है, मतलब क्या कि रफ है या फिर स्मूथ है। ध्यान में रखिएगा कि जो सतह जितना ज़्यादा रफ होगा घर्षण बल उतना ज़्यादा होगा, जो सतह जितना ज़्यादा स्मूथ होगा घर्षण बल क्या होगा? घर्षण बल उसमें उतना ही क्या होगा? कम होगा। मेरे मित्र, अब आपको क्या याद रखना है कि जब घर्षण बल सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है तो हमारे पास सतह कई प्रकार के हो सकते हैं। हमारे पास सतह कई प्रकार के हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर कई प्रकार मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, आप में से बहुत सारे के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब आपने बोला कि सर दो सतह के बीच में लगने वाला एक विरोधाभास बल घर्षण बल कहलाता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपका जो सतह होगा वो हमेशा ठोस ठोस ही होगा। ये भी तो हो सकता है सर द्रव द्रव का भी सतह हो सकता है, या ये भी तो हो सकता है सर कि वायु और ठोस दोनों का सतह हो सकता है। तो जब आप सतह की बात करते हैं ना तो जनरली इसके लिए हम लोग 3 केसेस देखते हैं। कितने केसेस देखते हैं सर? 3 केस देखते हैं। पहला को क्या बोलते हैं सर कि अगर आपका सतह कैसा हो? ठोस ठोस वाला हो। कैसा सतह हो? ठोस ठोस। दूसरा सतह आपका कैसा हो? द्रव द्रव वाला हो। कैसा वाला हो? द्रव द्रव वाला, लिक्विड लिक्विड वाला। और तीसरा आपका कैसा हो कि एक सतह आपका वायु हो और दूसरा सतह आपका कैसा हो? ठोस हो। तब इसमें जो है घर्षण बल वो क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम लोग कंपैरिजन क्या करते हैं कि सर ठोस और ठोस सतह के बीच में घर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। ठोस और ठोस सतह के बीच में घर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा चीज़ क्या है कि द्रव और द्रव के सतह जब होंगे तब उसके बीच में घर्षण बल क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे कि द्रव और द्रव सतह के मध्य जो घर्षण बल लगता है वो ठोस और ठोस के मध्य लगने वाले घर्षण बल से कम होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ठोस ठोस सतह के घर्षण बल से कम होता है, के बल से क्या होता है? कम होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। क्या कि द्रव और द्रव सतह के मध्य लगने वाला घर्षण बल ठोस और ठोस सतह के मध्य लगने वाले घर्षण बल से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। अब आप कहेंगे कि सर वायु और ठोस के मध्य जो घर्षण बल लगेगा, मतलब वायु और ठोस के बीच में जो घर्षण बल लगेगा वो कैसा होगा? तो ध्यान में रखेंगे कि सबसे कम होता है। क्या होता है सर? सबसे कम होता है।
तो ये चीज़ आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित में से द्रव और द्रव सतह के बीच में लगने वाला घर्षण बल होता है। पहला ऑप्शन होता है आपका कि ठोस और ठोस के मध्य लगने वाले घर्षण बल से ज़्यादा, ठोस और ठोस के मध्य लगने वाले घर्षण बल से कम, वायु और ठोस के मध्य लगने वाले घर्षण बल से ज़्यादा, और नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या होगा कि सर ठोस और ठोस के मध्य लगने वाले घर्षण बल से कम द्रव और द्रव के मध्य लगने वाले घर्षण बल होते हैं। मतलब इससे कम होगा ये, और सबसे कम किस में होगा? वायु और ठोस में होगा। तो ये आपका एक स्पेशल पॉइंट हो जाता है। आप स्पेशल पॉइंट के रूप में इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्पेशल पॉइंट के रूप में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट किसकी बात कर लेते हैं? अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि घर्षण से हम लोगों को क्या लाभ होता है। मतलब आप सिंपल वे में कह सकते हो कि सर चलो ठीक है, घर्षण बल मान लिए कि ये सारी चीज़ें होती है, घर्षण बल का हमारे डेली लाइफ में उपयोग क्या है, या घर्षण बल क्या हमारे लिए उपयोगी है? ऑब्वियसली दोस्तों, घर्षण बल आपके लिए उपयोगी भी है और घर्षण बल आपके लिए हानिकारक भी है। दोनों चीज़ें, घर्षण से आपको एडवांटेज भी मिलती है और घर्षण आपके ऊपर में, आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर में हार्मफुल इफेक्ट भी डालता है। अब आप कहिएगा कि सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो पहले इसको इरेज करते हैं, फिर आगे की चीज़ों को देखते हैं। दोस्तों, जब हम लोग घर्षण के लाभ की बात करते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके आसपास में दिखते हैं, लेकिन उससे पहले जो 4 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं उसकी चर्चा करते हैं, फिर और भी सारे एग्जाम्पल की बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने पहला आपका एग्जाम्पल क्या लिखा जो आपको घर्षण से लाभ दिखता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अभी जो हम आपको यहाँ पे खड़े होकर के पढ़ा पा रहे हैं ये घर्षण बल के चलते ही। हम यहाँ से वहाँ टहल पा रहे हैं, मतलब हम लोग जो चल पा रहे हैं वो किसके चलते संभव हो पा रहा है? तो ये घर्षण बल के चलते संभव हो पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि घर्षण बल कहीं ना कहीं हमको एक संतुलित अवस्था प्रदान करता है, जिसके चलते हम सीधे खड़े हो पाते हैं और आसानी से चल पाते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहला लाभ में क्या दिखाया कि घर्षण बल के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है और चल पाता है। दूसरा यहाँ पे है कि घर्षण बल के कारण ही किसी वस्तु को उठा पाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो चीज़ आपका ज़्यादा स्मूथ सरफेस वाला होता है उसको आप आसानी से होल्ड नहीं कर पाते हैं, आसानी से नहीं उठा पाते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा कि कोई आपका बहुत ही चिकना सा सतह है, अगर आप उसको पकड़ना चाहो तो वो आपके हाथ से फिसलना शुरू हो जाता है। अब अगर ऐसे फिसलते रह जाए तो कभी पकड़ में ही नहीं आएगा। लेकिन हमारे हाथ के बीच में जो आप देखे होंगे कि आपका स्किन थोड़ा सा रफ टाइप से लगता है या कटा कटा सा हल्का हल्का आपको फील होगा, आप अपने हथेली में महसूस करेंगे, आपको रुखरा सा लगेगा। वही चीज़ दूसरे स्मूथ सरफेस के बीच में क्या करता है? घर्षण बल उत्पन्न करता है, जिसके चलते हम किसी भी चीज़ को आसानी से होल्ड कर पाते हैं। दोस्तों, सबसे बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हैं, आप फील भी करते होंगे कि जब आप किसी स्मूथ पेज पे, किसी चिकना पेज पे लिखते होंगे तो आपका जो पेन है वो फिसल जाता होगा, लेकिन वहीं पे जो आपका रफ पेज होता है, अब रफ बोले तो वो वाला रफ ना, रफ फेयर ना समझिएगा, रफ का मतलब रुखरा वाला पेज जो हो उस पर आपका कलम सीधा चलता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हम लोग जो पेज पे लिखते हैं वो किसके चलते संभव हो पा रहा है? तो घर्षण बल के चलते संभव हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पेन और कॉपी के पेज के बीच में, मतलब जो सतह के बीच में एक अपोजिटिंग फोर्स लग रहा है, जिसके चलते आप सीधा सीधा लिख पा रहे हो। तो पेन से कॉपी पे लिखना भी घर्षण बल का लाभ ही दिखाता है, और घर्षण बल के कारण ही हम लोग किसी वस्तु को उठा भी पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी शीशे से बने हुए ग्लास या जग को हाथ में उठाते हो तो उसको कहता है कि हैंडल विथ केयर, मतलब सावधानी से इसको केयर करो। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो आपके हाथ से फिसल जाएगा। लेकिन थोड़ा भी आपके हाथ से नहीं फिसल रहा है, इसीलिए क्योंकि आपके हाथ और उस शीशा के ग्लास दोनों के सतह के बीच में क्या लग रहा है? घर्षण बल लग रहा है। तो घर्षण बल हम लोगों को किसी वस्तु को उठाने में भी काम करता है, तो यहाँ भी आपका एक लाभ है। साथ ही साथ मैंने तीसरा लिखा कि यदि सड़कों पर घर्षण न हो तो पहिया फिसलने लगेंगे। और दोस्तों, इसीलिए देखते होंगे कि जो बड़ा बड़ा हाईवे, जो लॉन्ग टूर वाला हाईवे होता है, उसके मेंटेनेंस के कार्य में, या जो बड़ा बड़ा पुल होता है जब उसका मेंटेनेंस का वर्क चलते रहता है तो उसके ऊपर कोल तार और अदर मटेरियल का
का जो रोड मटेरियल है उसके साथ इतना छोटा छोटा गिट्टी एक खास दूरी पर उसमें डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ताकि उसमें जो है सतह में जो है रुखरापन वो बना रहे। दोस्तों इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल और भी है आपके पास। बरसात के दिन में जब आपका कीचड़ वाला जहाँ पे जगह होता है या जहाँ पे मिट्टी वाला जगह होता है तो पानी पड़ने के साथ देखते होंगे कि वो रास्ता फिसलन वाला हो जाता है, और जब आप गाड़ी का ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी का पीछे वाला पार्ट, या आप सिंपल कहो ना कि गाड़ी इधर उधर आपका भागना शुरू कर देता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो पर्याप्त उसको घर्षण बल चाहिए उस पर सीधा चलने के लिए, संतुलित अवस्था में चलने के लिए वो नहीं मिल पाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सड़कों पर जो घर्षण होता है वो क्या करता है कि गाड़ी के पहियों को संतुलित रूप में चलने के लिए आवश्यक बल प्रदान करता है। या आप सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं कि सड़कों पर घर्षण पहियों को फिसलने से, किसके पहियों को? गाड़ी के पहियों को फिसलने से क्या करती है? रोकती है। चौथा आपका सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो लाभ आपको दिखता है, आप लोग आटा मिल देखे होंगे तो इंजन कहीं और रहता है लेकिन जो आटा पीसने वाला चक्की होता है वो कहीं पे और पे लगा हुआ रहता है, और दोनों के बीच में पट्टा रहता है, मतलब क्या कहते हो, फीता उसको हम लोग कहते हैं, उससे वो कनेक्ट होता है। तो जब आप इंजन स्टार्ट करते हो तो जो इंजन में आपका पहिया होता है उसके शाफ्ट से आपका पट्टा जुड़ा हुआ रहता है, तो वो उसको नचाता है। तो आटा चक्की का भी क्या होता है कि जो शाफ्ट है वो नाचते रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पट्टे में जो घर्षण होता है वो पुल्ली को आसानी से घुमा पाता है। क्या करता है? पुल्ली को आसानी से घुमा पाता है, जिसके चलते वो आपका जैसे ही घूमता है, या आप सिंपल को कि जब मशीन स्टार्ट होता है तो उसका पुल्ली नचता है, तो पुल्ली नचने के साथ ही उसके ऊपर में जो पट्टा होता है, जो फीता होता है, वो भी नाचता है, और वो आटा चक्की के जो शाफ्ट होते हैं, एक्सल होते हैं, उसके पहिया को नचाता है और आपका काम होता है। तो आप यहाँ भी कह सकते हो क्या कि यदि पट्टे तथा पुल्ली के बीच घर्षण न हो तो पट्टा मोटर के पहिए को नहीं घुमा पाएगा, या फिर आपका जो आटा चक्की का पहिया है उसको नहीं घुमा पाएगा और आपका काम नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि घर्षण बल से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। दोस्तों ये सारे एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान में रखेंगे। मैंने आपको इसलिए लिख दिया है ताकि आप भी इसको नोट डाउन कर लें और आप अपने नोट कॉपी में लिख लें। एक बात और, आप में से बहुत सारे कहते हैं कि सर आपका लिखा हुआ फीका दिखता है। मेरे मित्र, लिखा हुआ फीका नहीं दिखता है। आप अपने मोबाइल में धुरीना ऐप का जो वीडियो क्वालिटी है उसको आप कितना कर लें, अगर आपको दिक्कत हो रही है ज़्यादा, 540p कर लें, आपको आसानी से दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बच्चे ने 2-3 बार कमेंट कर रखा था कि सर बहुत फीका दिख रहा है, तो आप 540p करके देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से दिख जाएगी। अच्छा, अब आप कहेंगे कि चलो सर ये तो आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हुआ, घर्षण बल के और क्या लाभ हो सकते हैं? तो आपके डेली लाइफ में पर डे आप फील करते हो, जैसे कि आप माचिस जलाते हैं ना, तो माचिस में क्या करते हो, उसमें जो रेड फास्फोरस उसके साइड में लगा हुआ रहता है, उस पर माचिस की तीली को ऐसे आप रगड़ते हैं, मारते हैं, तो दोनों सतह के बीच में घर्षण उत्पन्न होता है, जिसके चलते वो जल पाता है। तो ये भी आपका घर्षण से एक लाभ ही है। अगर घर्षण से लाभ नहीं होता तो आग का जो आविष्कार हुआ था 2 पत्थर में टकराने के बाद जो आग उत्पन्न हुआ था, पॉसिबल ही नहीं हो पाता। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर घर्षण बल से उष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। ऑब्वियसली हो सकती है, आप अपने हथेली को ऐसे ऐसे करके देखो, आपको हीट उत्पन्न हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि घर्षण बल से क्या होती है, घर्षण बल उष्मा उत्पन्न कर सकती है। अच्छा, आप कहेंगे सर ये तो एक मैच स्टिक की बात हो गई। आपका एक सबसे बेटर एग्जांपल जो अभी जस्ट मैंने दिया कि आप जो कॉपी पे लिखते हो तो आपकी जो पेन है वो सही से चल पाता है, तो किसके चलते चल पाता है? तो घर्षण बल के चलते ही चल पाता है। किसके चलते? घर्षण बल से ही चल पाता है। आप जो कील ठोकते हो दीवार में, वो भी अगर वहाँ पे होल्ड किए हुए रहता है, मतलब क्या कि वो रुका हुआ रहता है, तो किसके चलते सर? घर्षण बल के चलते। किसके चलते सर? घर्षण बल के चलते। तो आप कह सकते हो कि कील का दीवार में ठोकना या मतलब इंटर करना या पेंट्रेट करना, ये किसका एग्जाम्पल है? तो घर्षण बल से लाभ को दिखाता है, घर्षण बल के एडवांटेज को शो करता है। अब आप कहेंगे कि सर और क्या हो सकते हैं इससे लाभ? तो बहुत ही सिंपल आपके आसपास में ये एग्जाम्पल है। आपके आसपास में बढ़ई, कारपेंटर समझ रहे होंगे, जो फर्नीचर का काम करते हैं, टेबल, कुर्सी ये सब बनाते हैं। तो वो जब लकड़ी को काट रहे होते हैं अपने औजार से, तो बार बार ऐसे ऐसे करके घिस रहे होते हैं। तो जो औजार होता है उसके सतह और लकड़ी के सतह दोनों के बीच में घर्षण बल ही लगता है कि वो कट के आसानी से अलग अलग हो जाता है। आप एक चीज़ और फील करते होंगे, आप में से सारे बच्चे
और बच्चियां भी जो बाइक चलाती है, स्कूटी चलाती है या साइकिल चलाते होंगे, ब्रेक जरूर लगाते होंगे। तो घर्षण बल के चलते ही आप जब ब्रेक लगाते हैं तो आपकी जो कार है, स्कूटी है या फिर मोटरसाइकिल है या फिर साइकिल है, वो क्या होता है, रुक पाता है। मतलब आप कह सकते हो कि सर घर्षण बल से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। घर्षण बल से क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर क्या घर्षण बल का सिर्फ एडवांटेज ही है हमारे लाइफ में? एक तरह से आप देखो तो जितना जो चीज़ हम लोगों के लिए लाभकारी होता है, जितना यूजफुल होता है, उतना हम लोगों के लिए वो हार्मफुल भी होता है, हानिकारक भी होता है। अब आप कहेंगे सर घर्षण बल से क्या हानिकारक हो सकता है, या हम लोग को ऐसा क्या हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल सकता है? तो मेरे मित्र, आप कहते हो कि घर्षण में एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर या एक वस्तु का सतह दूसरे वस्तु के सतह के साथ बार बार घिसाता है, टकराता है। तो पहला चीज़, अगर मशीन में घर्षण की बात करें तो मशीन के जितने भी पार्ट पुर्जा होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर मूव करते रहते हैं। तो अगर ज़्यादा घर्षण होगा तो मशीन का पार्ट पुर्जा तुरंत खराब हो जाएगा। क्लच प्लेट की अब जब बात करते हो गाड़ी के, तो आप कहते हो सर ज़्यादा देर क्लच लेने के बाद क्लच प्लेट जल जाता है। एक्चुअली क्लच प्लेट जलता नहीं है। क्लच के अंदर में जो क्लच का प्लेट होता है, इस पे बहुत सारे ग्रूव बने हुए रहते हैं, वो ग्रूव आपका घिस जाता है घर्षण के चलते। इसीलिए आप कहते हो कि क्लच प्लेट हम लोग का क्या होता है, जल जाता है गाड़ी में। तो इस तरह से बहुत सारे हानि भी हैं। आप कहते हो सर कि जब हम लोग रोड पे चलते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, रोड पे चलते हैं, तो क्या उसमें आपको हानि नहीं होती है? रोड पे चलना क्या अच्छी बात है? सर अच्छी बात नहीं है। अगर हानि नहीं होती तो आप अपने जीवन में सिर्फ एक ही जोड़ा चप्पल खरीदते और पूरे जीवन निर्वाह कर देते। आप रोड पे चलते हैं, आपके पैर की सतह मतलब आपके चप्पल का जो सोल है वो सड़क के सतह से लगता है, जिसके चलते आपके चप्पल का सोल खराब हो जाता है और आपको बार बार चप्पल बदलना पड़ता है। ठीक इसी तरह जूते के साथ भी होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि घर्षण बल से आपको कुछ न कुछ हानि भी नजर आती है, लेकिन एक सिस्टमेटिक रूप में वो हानि क्या हो सकती है, उस पर आपके क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, आइए उसको भी देखते हैं। पहले इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग बात करें घर्षण से हम लोग को हानि क्या होती है। जनरली अगर हानि की बात करें तो इसको मैंने मशीनों के सेंस में यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट लिखा है, वो इसीलिए कि और जो आपकी नॉर्मल हानि है, जैसे कि आप कहते हो कि घर्षण के कारण ही आपके व्हीकल्स का, आपके वाहन का जो टायर होता है वो क्या होता है, पतला हो जाता है, मतलब घिसा जाता है। तो ये नॉर्मल तरीका है भाई, गाड़ी पे चढ़ोगे तो घर्षण उत्पन्न होगा ही और आपको टायर बदलना ही पड़ेगा। घर्षण के चलते आपका जो चप्पल है या जूता है उसका सोल घिसा जाता है। तो ये भी एक नॉर्मल प्रक्रिया है, क्योंकि आपको चलना है तो वो आपके सेफ्टी के लिए चप्पल और शू दोनों ही ज़रूरी है। तो सोल उसका घिसना लाजमी है, तो उसको बदलना भी लाजमी है। ये एक नॉर्मल हानि है जिसको हर इंसान सह सकता है। लेकिन जब आप एक बड़ा बड़ा मशीन लगाते हो और वहाँ पे आप उस मशीन के पार्ट पुर्जों का अच्छे से देखभाल नहीं करते हो, तो वहाँ पे आपका 100 रुपया और 1000 रुपया वाला हानि नहीं होता है, वहाँ पे आपको सीधे 50,000 25,000 का धक्का लगता है। तो इस सेंस में ऐसा क्या होता है, तो पहला पॉइंट, आप जब मशीन के सेंस में घर्षण के हानि को देखते हैं तो आप क्या कहते हैं कि सर मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय होता है और टूट फूट अधिक होता है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि आप जब मशीन को मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं और वो यांत्रिक ऊर्जा क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। तो विद्युत ऊर्जा देने के बाद जो उसके पार्ट पुर्जे घिसा करके एक दूसरे के साथ यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं, तो जो आपका आउटपुट होता है ना, जो आपको देता है, मैंने आपको पीछे बात करा था मशीनों की दक्षता को लेकर के, तो वहाँ पे आपने क्या देखा था, शायद अभी मैं आपको मशीनों की दक्षता नहीं बताया हूँ, इसके आगे की क्लास में हम लोग लीवर पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे। अच्छा समझ लीजिए मशीनों की दक्षता क्या होती है। मशीनों की दक्षता का मतलब ये होता है कि जितना हम लोग किसी मशीन को ऊर्जा देते हैं, कोई भी मशीन उतना ही ऊर्जा को आपको आउटपुट के रूप में नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि उस मशीन के पार्ट पुर्जा के चलने के चलते, घर्षण के चलते जो उसकी कुछ ऊर्जा होती है वो खर्च हो जाती है। वो क्या होती है? ऊर्जा खर्च हो जाती है। तो इसी अनुपात को, मतलब जितना ऊर्जा आपने जितना इनपुट दिया और जितना आपको आउटपुट मिला, इन्हीं दोनों का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसी को हम लोग मशीनों की दक्षता कहते हैं। तो मशीन, कोई भी जो मशीन होता है आपका, सिर्फ आदर्श मशीन छोड़ करके उसकी इफिशियंसी 100% नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ आदर्श मशीन का ही, आइडियल मशीन का ही जो दक्षता होता है वो 100% होता है। अच्छा, किसी भी मशीन का
दक्षता 100% इसलिए नहीं होती क्योंकि घर्षण के चलते कुछ ऊर्जा का क्या होता है कि अपव्यय हो जाता है, मतलब खर्च हो जाता है, और जिसके चलते आपको पूर्ण रूप से जो उसकी इफिशियंसी है उसके बराबर में वो आपको कार्य करके नहीं देता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि किसी भी मशीन की जो दक्षता होती है वो 100% नहीं होती है। खैर ये मशीन की बात थी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहूँगा कि मशीन में घर्षण के कारण उसके पार्ट पुर्जे घिसते हैं, चलते हैं, तो घर्षण उत्पन्न होता है क्योंकि सारे पार्ट पुर्जे कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसके चलते क्या होता है कि आपका अकारण ऊर्जा का अपव्यय होता है और टूट फूट भी अधिक होता है। दूसरा चीज यहाँ पे मैंने लिखा कि मशीनों के पुर्जों के बीच अत्यधिक घर्षण काफ़ी ऊष्मा पैदा करता है और मशीनों को क्षति पहुंचती है। ये भी आपका एक सबसे बड़ा कारण है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मशीन जो है या आप कहीं भी घर्षण की बात कर रहे हो तो वहाँ पे जो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, अगर उसका यूटिलाइजेशन हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है तो वही ऊष्मा ऊर्जा आपके मशीन के ऊपर वाले सरफेस को क्या करता है, प्रभावित करता है। आपका पेंट खराब हो सकता है, मशीन की शाइनिंग जा सकती है, या बहुत सारे इस तरह के रीज़न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मशीनों के पुर्जों के बीच अत्यधिक घर्षण से क्या होती है, काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है जो मशीनों को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आप कहते हो कि सर जो नया मशीन है उसकी इफिशियंसी और जो आपका पुराना मशीन है उसकी इफिशियंसी, दोनों के इफिशियंसी में आपको लगता है कि कुछ फर्क होगा? आप फटाक से कहोगे नया मशीन है तो उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी और जो पुराना मशीन है उसकी इफिशियंसी कम होगी। क्यों कहोगे? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों ही मशीन में जो पार्ट पुर्जे लगे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर रोल ओवर कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर घिसा रहे हैं, खिसक रहे हैं, जिसके चलते क्या होता है कि उसका जो पार्ट पुर्जा है वो घर्षण के चलते क्या होता है, धीरे धीरे करके क्षति होना उसमें शुरू हो जाता है और उसका जो प्रॉपर फंक्शन होता है वो सही रूप से काम नहीं कर पाता है, मतलब उसकी जो इफिशियंसी होती है वो घट जाती है। तो जो पुराना मशीन है उसका पार्ट पुर्जा लंबे समय से चलते आ रहा होगा जिसके चलते उसकी इफिशियंसी कम हो जाती है और नए मशीन की इफिशियंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि जो घर्षण बल मशीनों के पार्ट पुर्जों के बीच में लग रहा है वो उसकी इफिशियंसी को क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। क्यों कम कर दे रहा है? क्योंकि उसके पार्ट पुर्जे को घिस दे रहा है जो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा नेक्स्ट पॉइंट के रूप में कि घर्षण वस्तु के गति को कम कर देता है। बहुत ही सिंपल सा है, मैनर वाला चीज़ है, इसको सोचने वाला चीज़ है कि आप एक चिकना वाला सतह पे, जैसे कोई बच्चा है आपके घर में, छोटा छोटा बच्चा कार से बहुत ज़्यादा दोस्ती करता है, कार से बहुत ज़्यादा खेलते रहता है, तो अगर आपका जो रूम का एरिया है, सतह है, वो अगर स्मूथ है तो उस पर उसका कार बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन अगर रफ है, रुखरा है तो वो तेज़ी से नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि घर्षण बल क्या करता है, वस्तु के गति को कम कर देता है। दोस्तों इस तरह के और भी बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिख जाएंगे जहाँ पे आपको घर्षण से हानियाँ होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया वाहन के टायर का घिसना, आपके चप्पल के सोल का क्या हो जाना, घिस जाना, तो ये सारे हानि ही हैं। अब सवाल ये उठता है कि चलो सर ठीक है, आपके कहे अनुसार या आपने जो अभी बताया कि घर्षण बल से हमको लाभ भी होती है और घर्षण बल से हमको हानि भी होती है, दोनों ही चीज़ होती है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे ज़रूरत हो तो हम घर्षण को बढ़ा सकते हैं और जहाँ पे ज़रूरत न हो वहाँ पे हम घर्षण को घटा सकते हैं। दोस्तों इससे भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि जब आपके लिए घर्षण उपयोगी होता है तब आप क्या करेंगे, या कुछ ऐसे बेटर एग्जाम्पल आपको आसपास में दिखते हैं जहाँ पे लग रहा है कि हाँ हम घर्षण को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे घर्षण मेरे लिए ज़रूरी है। आप एट रैंडम नहीं सोच पाएंगे, लेकिन मैं अगर आपको ख्याल दिलाना चाहूँ तो आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। देखिए कि घर्षण बल को आप बढ़ाते हैं जब कोई एथलीट समझ रहे हैं ना, जो खेल कूद करता है, तो जो जिम्नास्ट होता है, जो जिम वगैरह करता है, या क्रिकेटर सभी समझ रहे होंगे, फुटबॉलर सभी समझ रहे होंगे। क्रिकेटर और फुटबॉलर वो घास वाले मैदान में दौड़ते रहते हैं, जो बॉलर होते हैं उसमें वो सबसे तेज़ दौड़ते हैं, या पूरा बड़ा रन अप लेता है, फिर विकेट को पार करता है, जब बॉल फेंकता है तो भी उसके बॉडी के बीच में बॉडी जो है मूव करते रहता है हवा में भी, तो वो किस तरह से अपने बॉडी को बैलेंस करता होगा। ध्यान दीजिएगा कि वो जो शू पहनता है उस शू के नीचे स्पाइक लगा हुआ रहता है, मतलब कांटा, ऐसे देखिएगा तो आपको कील दिखेगा, और बॉलर शू आपको अलग ही मिलेगा, उसमें क्या होता है, स्पाइक लगा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि ग्रूव बड़ा हो, उसका जो उसमें खत है, मतलब जो
कटा कटा वो है, वो पार्ट क्या हो, ज़्यादा बड़ा हो, तो मिट्टी को वो पकड़े ताकि वो उस पर जब दौड़ भी रहा हो तो वो जल्दी फिसले ना और नहीं गिर पाए। तो आप यहाँ पे शू में स्पाइक लगा के, मतलब क्या कि कील लगा करके घर्षण को बढ़ा सकते हो। ये भी आपका एक बेटर एग्जाम्पल है घर्षण को इंक्रीज करने में। दूसरा, अगर आप सबसे बेटर चीज़ की बात करो तो जो जिम्नास्ट होते हैं या जो वेट लिफ्टर वगैरह होते हैं, वो अपने हाथ में कुछ कोर्स टाइप मटेरियल, मतलब रुखरा सा सामान लगाते हैं। जैसे आपने इसको देखा होगा, कबड्डी जो खेलते हैं, तो जो कबड्डी खेलते रहते हैं ना, वो अपने हाथ में मिट्टी को ऐसे ऐसे रगड़ के लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि दूसरे प्लेयर का जब वो बॉडी को पकड़े तो बॉडी तो चूंकि स्मूथ होता है, तो हाथ में पसीना के वजह से वो फिसल जाएगा। तो वो क्या करता है, मिट्टी से अपने हाथ में रुखरापन ले आता है, ताकि जब उस कोई भी चीज़ या दूसरे खिलाड़ी को वो पकड़े तो वो कस के बंधे हुए रहे और उसकी जीत हो, इसके लिए करते हैं। तो आप कह सकते हो कि घर्षण को आप बढ़ा भी सकते हो जब आपकी ज़रूरत हो। साथ ही साथ आप कहते हो सर कि जो आपका मोटरसाइकिल का या फिर वाहन का जो टायर होता है, उस टायर में देखे होंगे आपको इस तरह का ग्रूव बना हुआ रहता है, इस तरह का ग्रूव बना हुआ रहता है या नहीं रहता है। ये इसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में गिट्टी बोलते हैं। ये इसीलिए क्योंकि घर्षण क्या हो आपका उत्पन्न हो सड़क और टायर के पहिए के बीच, मोटरसाइकिल के या साइकिल के या फिर मोटर वाहन के टायर और सड़क के बीच में घर्षण उत्पन्न हो, ताकि वो फिसले नहीं और क्या हो कि आसानी से एक जगह से दूसरे जगह चल पाए। तो दोस्तों, आप कह सकते हैं कि जब आपको घर्षण की ज़रूरत हो, आप घर्षण को उत्पन्न भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि घर्षण को कम भी किया जा सकता है आपके आवश्यकता के अनुसार। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है? तो आप में से बहुत सारे कैरम बोर्ड खेलते होंगे, ज़रूर खेलते होंगे। जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो आपके बोर्ड के ऊपर में धूलकण रहने के चलते जब आप स्ट्राइकर से किसी भी गोटी को हिट करते हैं तो वो तेज़ी से मूव नहीं कर पाता है, तेज़ी से आगे की ओर नहीं बढ़ पाता है। तो जब वो तेज़ी से आगे की ओर नहीं बढ़ पाता है तो आप समझ जाते हैं कि इस पर हमको ज़्यादा ताकत लग रहा है यहाँ से वहाँ जाने के लिए। तो आप उस पर कैरम बोर्ड का पाउडर डालते हैं। क्या डालते हैं? आपको पाउडर डालते हैं। क्यों? क्योंकि जो रुखरापन आ गया है, जो प्लाई में या उसकी सतह में जो रुखरापन है वो पूरी तरह से भर जाए और वो पूरा स्मूथ हो जाए और स्ट्राइकर तेज़ी से चल जाए। तो कैरम बोर्ड में आप क्या डालते हो सर? पाउडर डालते हो। अच्छा, आप ये भी देखे होंगे कि जो आपका बड़ा बड़ा ट्रॉली बैग होता है उसके नीचे पहिया लगा दिया जाता है। वो भी किसके लिए? घर्षण बल को कम करने के लिए ही लगा दिया जाता है। किसके लिए? घर्षण बल को कम करने के लिए, ताकि वो वज़न जो है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। अच्छा, आपने एक और बेटर सा एग्जाम्पल देखा होगा कि मशीनों में स्नेहक डाला जाता है, लुब्रिकेंट डाला जाता है। किसके लिए? घर्षण को कम करने के लिए। मेरे मित्र, यहीं से तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला कि मशीनों में स्नेहक और स्नेहन दो चीज़ होता है, ये चीज़ आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब क्या कि जब आप घर्षण को कम करने की बात करते हो तो बहुत सारे आपके पास तरीके हैं। पहला तो आपने कैरम बोर्ड का तरीका देखा, जो आप उस पर क्या करते हैं सर कि पाउडर डाल देते हैं। दूसरा आपने देखा कि सर अभी स्नेहक का उपयोग करके हम लोग घर्षण को कम कर सकते हैं। स्मूथ मतलब सतह में जितना ज़्यादा चिकनाईपन आ जाएगा, स्मूथनेस आ जाएगा, घर्षण ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आप पहिया मतलब बॉल बियरिंग उसको हम लोग बोलते हैं, उसमें बॉल बियरिंग लगा हुआ रहता है जो घर्षण को कम कर देता है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सा सवाल ये हो जाता है कि सर ये जो आपने बोला स्नेहक, ये क्या होता है? ये स्नेहक क्या होता है? तो दोस्तों इसको हम लोग इंग्लिश में लुब्रिकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुब्रिकेंट। अच्छा, मैंने पीछे आपको जितना भी बोला कि घर्षण को बढ़ाया कैसे जा सकता है, तो आप उसको वीडियो को पीछे करके एक बार नोट करके लिख लेंगे। मैंने बहुत धीरे धीरे बोला है और आप आसानी से नोट डाउन कर लेंगे। और खैर वो समझने वाली बात थी, अगर आप वचन को अच्छे से समझ भी लेंगे तो आपके माइंड में बहुत देर तक रहेगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो पहला चीज़ आपका स्नेहक हो जाता है और जिसको हम लोग लुब्रिकेंट बोलते हैं। अच्छा, दूसरा और भी होता है स्नेहन होता है, इसको हम लोग लुब्रिकेटिंग बोलते हैं। देखिए पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद बॉल बियरिंग को भी समझ लेंगे, ठीक है। तो स्नेहक क्या होता है? तो स्नेहक आपका ऐसा पदार्थ है
स्नेहक क्या है आपका? ऐसा पदार्थ है जो दो सतहों के बीच में घर्षण को कम करता है। जैसे कि मशीनों में आपका स्नेहन के रूप में किसका यूज़ किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। वो अगर डाल दिया जाता है तो जो बहुत ज़्यादा घूमने वाला पार्ट होता है उसके बीच में घर्षण कम उत्पन्न होता है और वो पार्ट पुर्जा आपके लंबे समय तक बना हुआ रहता है। तो कभी भी आपसे लुब्रिकेंट के बारे में पूछा जाए तो बहुत सारे टाइप के लुब्रिकेंट है। मैंने आपको ग्रेफाइट बताया, आप आयल बोल सकते हो, ग्रीस बोल सकते हो, ये सब भी लुब्रिकेंट ही होते हैं। पाउडर बोल सकते हो, ये भी आपके लुब्रिकेंट ही हैं। तो सारे लुब्रिकेंट हैं। अब बात ये आती है कि लुब्रिकेंट को समझेंगे कैसे? तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा पदार्थ जो सतह में चिकनाईपन ला दे, स्मूथनेस ला दे और घर्षण को कम कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्नेहक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेहक कहते हैं। क्या कि ऐसा पदार्थ या मटेरियल जो सतहों में चिकनाईपन ला दे, स्मूथनेस ला दे और साथ ही साथ क्या करे? घर्षण को कम कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लुब्रिकेंट कहते हैं, स्नेहक कहते हैं। अब आप कहेंगे सर लुब्रिकेटिंग क्या होता है? तो कुछ नहीं होता है। कि देखिए अभी हमने आपको बताया कि कैरम बोर्ड पे पाउडर डालते हैं तो उसकी घर्षण क्या होती है? कम हो जाती है। जो आपका स्ट्राइकर होता है वो तेजी से मूव करना शुरू कर देता है। अच्छा, ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आप पाउडर डालते हो। तो पाउडर आप एक प्रक्रिया के थ्रू डालते हो, ऐसे फाड़ते हो, उस पर फिर ऐसे ऐसे करके गिराते हो। तो हम लोग क्या कहते हैं कि स्नेहक डालने की जो प्रक्रिया होती है, लुब्रिकेंट डालने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लुब्रिकेटिंग कहते हैं, स्नेहन कहते हैं। तो स्नेहक ऐसा पदार्थ जो घर्षण बल को क्या कर दे? कम कर दे, क्या कहलाएगा? स्नेहक कहलाएगा। और स्नेहक डालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी आपकी? लुब्रिकेटिंग कहलाएगी, स्नेहन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लुब्रिकेटिंग, स्नेहन कहलाएगी। अब आते हैं दोस्तों हम लोग बॉल बियरिंग की भी बात कर लेते हैं, जो क्या करता है आपका? वो भी घर्षण बल को कम करता है। तो पहले आपको ये समझना होगा कि सर ये बॉल बियरिंग होता क्या है, उसके बाद आगे की चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। दोस्तों हम लोग बात करते हैं किसकी? अब बॉल बियरिंग की। बॉल बियरिंग की। अच्छा, बॉल बियरिंग क्या है? आप लोग इसका बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में भी नाम सुने होंगे। ये आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे ही मिल जाता है। बॉल बियरिंग इसी तरह से मिल जाता है। आप लोग इसको देखे होंगे क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सा चीज़ है। जब आप साइकिल वगैरह चलाते हैं तो इससे आप परिचित होंगे। बॉल बेयरिंग क्या है कि एक छोटा सा डिवाइस है, आप कह सकते हो कि एक युक्ति है, जिसमें क्या होता है कि ये एक मेटल रिंग है, आप ये भी कह सकते हो कि जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल मेटल बॉल लगे होते हैं। स्मॉल क्या होते हैं? मेटल बॉल लगे होते हैं। दोस्तों इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉल बियरिंग कहते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि बॉल बियरिंग एक युक्ति है जो घर्षण को क्या करती है? कम करती है। जो क्या करती है? घर्षण को कम करती है। और ये दोस्तों ऐसे जगह पे लगाई जाती है ना जहाँ पे इसके अंदर जो आप यहाँ पे होल देख रहे हैं, इसमें क्या हो कि आपका एक्सल घुस जाए, जो साफ्ट होता है ना वो घुस जाए। अब आप कहेंगे कि सर ये काम कैसे करता है? एक्चुअली देखिए कि जब हम लोग किसी पहिए की बात करते हैं ना, कि मान लीजिए कि आपका ये कोई पहिया है, इधर भी और इधर, जैसे ट्रक का पहिया आप बात कर लीजिए, बहुत ही शानदार एग्जांपल होगा समझने के लिए। तो ट्रक का जो दोनों पहिया होता है वो आपस में इधर भी लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ रहता है। तो अब ये पहिया तो इस जो आपका शाफ्ट दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, इसके ऊपर में ये नाचेगा। तो इसके ऊपर में जो नाचता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इसके पहिए के ऊपर में ये इस वाले होल में ये इसका शाफ्ट इंक्लूड रहता है और इसके ऊपर में जब ये घूमते रहता है तो यहाँ पे ये लगा हुआ रहता है इस तरह से। दोस्तों इसको जो बोलते हैं ना, जिसमें ये स्मॉल छोटा छोटा बॉल आप देख रहे हैं जो लगा हुआ है, इसको हम लोग हब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हब। और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग छर्रा भी बोलते हैं। आप लोग बहुत नाम सुने होंगे, छर्रा और धुरी साइकिल में जो होता है, तो इसको हम लोग हब बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे, इसको हम लोग एक्सल बोलते हैं। शाफ्ट या एक्सल, इसको क्या बोलते हैं? एक्सल बोलते हैं। और ये आपका पूरा होता है पहिया। ये क्या होता है? पूरा पहिया जो क्या होता है? घूमते रहता है। अब होता क्या है इसमें कि इसमें हम लोग तेल, ऑयल, ग्रीस वगैरह डाल के रखते हैं। तो ये पहिया जब इस शाफ्ट को घुमाता है, जब
गाड़ी आगे की ओर चलती है तो ये सॉफ्ट जब इसको घुमाता है तो ये पूरा पहिया नचना चाहिए। तो अगर ये इसमें ना लगा हुआ हो तो पूरा पहिया इसी एक्सल पे जा करके ऐसे ही बिना कोई सपोर्ट के ही घूमते रहेगा, जिसके चलते ये घिस जाएगा और टूटने की संभावना हो जाएगी। जबकि ये जो आपका बॉल बियरिंग लगा हुआ है, ये बॉल बियरिंग क्या करता है कि वो उसको डायरेक्ट घूमने नहीं देता है, मतलब जो घर्षण बल होता है उसको कम कर देता है। क्यों? क्योंकि ये सारे छर्रा मूव करते रहते हैं, सारे छर्रा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। और फिर उसके ऊपर में जो ये गाड़ी का पहिया है, उसके ऊपर में जो ये गाड़ी का पहिया है वो आसानी से मूव कर पाता है, जिसके चलते हम लोग को क्षति कम होती है। और हम लोग क्या कहते हैं कि सर बॉल बियरिंग जो है वो क्या है कि बॉल बियरिंग घर्षण को कम करने वाला एक डिवाइस है। क्या है? एक डिवाइस है जिसमें एक छोटे से रिंग के ऊपर में बहुत सारे छोटे छोटे बॉल लगे हुए रहते हैं, छोटे छोटे गेंद के तरह छर्रा लगे हुए रहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉल बियरिंग कहते हैं। तो आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से घर्षण बल को कम करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो बॉल बियरिंग का यूज करते हैं। अगर ऑप्शन में स्नेहक रहेगा तो स्नेहक का यूज करेंगे। स्नेहन क्या है, तो लुब्रिकेंट डालने की प्रक्रिया लुब्रिकेटिंग कहलाती है। तो सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि अब आपको अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं कि बॉल बियरिंग क्या है, स्नेहक क्या है, लुब्रिकेंट क्या है, लुब्रिकेटिंग क्या है, घर्षण से आपको क्या लाभ होता है, स्पाइक क्यों लगा हुआ रहता है एथलीट के जूते में, या आपको क्या हानियाँ होती है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोग डायग्राम बना रहे होंगे तो ये पूरा डायग्राम बना ही लिए, इसके बाद ये आप यहाँ पे एरो मार करके बॉल बियरिंग भी लिख लेंगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज करते रहेंगे कि आखिर क्या पढ़ा के चले गए। इसको आप बॉल बियरिंग लिख लेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये क्या होता है, एक ही होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।